हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। क्लास 8th के लिए फिर सेकंड चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। मतलब क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे मित्र हैं और शत्रु भी हैं। आज हम सब इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हमको बेनिफिट्स देते हैं, कौन कौन से जो हैं हमको क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं। इन सब पारी की जितनी भी है इसके बारे में हम सब जानेंगे और आज सीखेंगे। तो आज हम फिर से वही बात कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हमने मार्क किया है कि लोग देखते हैं और देखने के बाद पढ़ लेते हैं लेकिन भावनाओं में खो जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप हम डॉक्टर सूर्य प्रकाश सर से साइंस पढ़ रहे हैं, ज़रूर इसको क्या है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि कल को कोई भी वीडियो हम यदि बनाते हैं और आपको पास तुरंत क्या है उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसको देख सकते हैं। यह चैनल पूरा शिक्षा जगत के लिए मैंने शैक्षिक एजुकेशनल चैनल है ये, और इसमें क्या है सारी शिक्षा की बातें हैं, मोटिवेशन है, साइंस है, बायोलॉजी है और सीबीएसई के अपडेट्स दिए जाते हैं। अतः ये चैनल आपके लिए हमेशा जो है फ्रूटफुल होगा, यह बात ध्यान रखेंगे। तो आज शुरू करते हैं क्लास 8th का सेकंड चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। मतलब सूक्ष्मजीवी, मित्र और शत्रु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो ध्यान रखेंगे ये चैप्टर सेकंड है और इसके बारे में हमको स्टडी करना है। अब एक बात समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। सबसे पहली बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कि जो हमें अपनी नग्न आँखों से न दिखाई दे, हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़े, तो उसको हम क्या कहेंगे कि यह जो है सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें नंगी आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, उसके लिए हमें डिफरेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, तब जा कर के हम दिखाते हैं। एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि किसी भी पॉन्ड से, किसी भी नाली से, कहीं से भी थोड़ा सा पानी लेकर के एक बूंद स्लाइड उस पर डाल करके उस पानी को, और जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। हो सकता है वो बैक्टीरिया हो सकता है वो फंजाई हो सकता है वो प्रोटोजोअन हो। डिफरेंट काइंड के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, जो हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते, जो हमें माइक्रोस्कोप के माध्यम से दिखाई देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब हमें ये जानना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे कि जो मैंने बात बोली कि इफ़ यू ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर ए पॉन्ड थ्रू ए माइक्रोस्कोप, you will be see a lot of tiny round structure. The tiny creation are known as microbes, सूक्ष्म जीव। और उसको क्या है, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, they are all around us and are so small in size that cannot be seen with bare eyes. न्यूड आइज, बेयर आइज मतलब खाली आंखों से नहीं दिखाई देते, उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो माइक्रोब्स हैं इनको कितने भागों में, इनको ये देखा गया है कि 4 भागों में जो है वो क्या किया जाता है, ब्रेक किया गया है। 4 भागों में इनको ग्रुप बनाया गया है। पहला ग्रुप क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, इसके अंदर अमीबा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सब क्या है वो देखा जाता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या हो गया, वो ए सूक्ष्म बने बहुत ही छोटे सूक्ष्म जो जीव होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, वो क्या है, वो बैक्टीरिया कहलाते हैं। उसके बाद क्या है, फंजाई होते हैं, और उसके बाद क्या है, स्मॉल जो है एल्गी होते हैं। तो 4 भाग में ये क्या बांटा गया, पहला क्या है प्रोटोजोआ, दूसरा क्या है आपका बैक्टीरिया, तीसरा क्या है फंजाई, और चौथा क्या है आपका एल्गी।
ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। लेकिन एल्गी जो है वो क्या है, ग्रीन कलर का हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन ये क्या है, कैटेगराइज किए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्या है, 4 ग्रुप में। तो याद रखेंगे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी। ओके, तो अब क्या हुआ, हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विदाउट द नेकेड आई। जो मैंने आपको पहले बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई या बेयर आई के अनुसार नहीं देख सकते, हमें हमेशा उसको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में एक जानकारी देना चाहूँगा कि सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने बनाया था। जब उसने सेल खोजा था तो क्या हुआ, उसने अपना ही माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज जो थी वो क्या था, लीवेनहॉक ने की थी। उसने लीवेनहॉक ने खोज करके अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या हुआ, बैक्टीरिया को उसने देखा था। तो ध्यान रखेंगे, लीवेनहॉक और रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक कौन है, सेल के डिस्कवरर हैं, और लीवेनहॉक कौन है, बैक्टीरिया के डिस्कवरर हैं। और दोनों ने अपना अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। रॉबर्ट हुक वाला जो माइक्रोस्कोप था वो कम पावर का था, और जो लीवेनहॉक का जो माइक्रोस्कोप था वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उसमें ज़्यादा पावर था, इसलिए बैक्टीरिया तक देखा गया था। दीज ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली यूनिसेलुलर इन नेचर, एक कोशिका का होता है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। हु आर द एवरीवेयर, तो ध्यान रखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जो है सर्वव्यापी बोला जाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भगवान जो है हर जगह मौजूद है, किताब में भी हैं, टेबल में भी है, कुर्सी में भी है, इंसान में भी है, पेड़ पौधों में। भारतीय जो परंपरा रही है कि उसमें हम हर चीज़ में देवी देवताओं को देखते हैं, उसी तरीके से क्या है, बैक्टीरिया भी जो होता है हर जगह व्याप्त है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथों पे बैक्टीरिया होगा, मेरी पेन पे बैक्टीरिया होगा, मेरे बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे बैक्टीरिया होगा, मेरे कैमरे में बैक्टीरिया होगा, सांस जो हम ले रहे हैं तो बैक्टीरिया होगा, हम सांस छोड़ रहे हैं तो बैक्टीरिया होगा, हर जगह बैक्टीरिया है। इसलिए कहते हैं बैक्टीरिया जो है लाइक ए गॉड, वो सर्वव्यापी है, एवरीवेयर। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर मैं जानकारी देना चाहूँगा, जहां पर बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। वो कहाँ पे है, जब बादल कड़कता है, थंडरिंग ऑफ लाइट होती है, तो उस समय उस जगह पर बैक्टीरिया नहीं होता। डीप लेयर ऑफ द सॉइल, 2-3 किलोमीटर अंदर चले जाइए तो क्या होगा, बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। और साथ में क्या है, मम्मी जब अचार बनाती है, जो साल्ट वाला, नमक वाला, या मुरब्बा बनाती है जिसमें चीनी खूब पड़ा होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया नहीं होता है। ये ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। तो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहली बात तो क्या, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, याद रखेंगे। सेल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, आपने पढ़ा होगा। उसको क्या, प्रोकैरियोट जो है वो बैक्टीरिया होते हैं। सम बैक्टीरिया आर द यूजफुल ह्यूमन व्हाइल सम कैन बी हार्मफुल। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे, क्या होता है, हमारे लिए क्या है, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, और क्या यूजफुल होते हैं, और कुछ जो होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं। दे आर 4 मेजर टाइप, बैसिलस, दे आर बैसिलस, बैसिलस, वाइब्रियो, कोकाई एंड स्पाइरिला। अब इसको यार ध्यान रखेंगे, जो बैसिलस होते हैं वो क्या होते हैं, वो रॉड शेप के होते हैं। जिंदगी भर नहीं भूलेगा, डॉक्टर सूर्य प्रकाश से आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे कि बैसिलस, जब हम बैसिलस लिखते हैं तो BACILLUS लिखते हैं। तो ये जो L है ये क्या है, लॉन्ग रॉड शेप। इसका मतलब जो बैक्टीरिया रॉड शेप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैसिलस बोलते हैं। जैसे दूध का बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। इसका मतलब जो बैक्टीरिया होगा वो क्या होगा, वो इस तरीके से लंबा होगा, रॉड शेप का बैक्टीरिया होगा, ठीक है, याद रहेगा। अब इसी तरीके से क्या है, आपको देख रहे वाइब्रियो जो होता है उसको कहते हैं कॉमा शेप बैक्टीरिया। जैसे कॉमा बनाते हैं ना, कॉमा जब देते हैं तो उसको क्या होता है, कॉमा शेप बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, वह
वाइब्रियो उसको कहते हैं, याद रखेंगे। वाइब्रियो कॉलेरा नाम का जो कहता है बैक्टीरिया है जो कि कॉलेरा उत्पन्न करता है, वो क्या है, वो कॉमा सेप बैक्टीरिया होता है। फिर उसके बाद कोकाई है। कोकाई को क्या करते हैं, जैसे मान लो ये गोल है, इसको हमने क्या किया, आधा काट दिया, तो ये क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गोलाकार बैक्टीरिया होगा उसको क्या है, कोकाई बोलेंगे। बेटा जिंदगी भर नहीं भूलोगे, आज 8th में पढ़ा रहा हूं, 9, 10, 11, 12, बीएससी, एमएससी, ये ध्यान रखेंगे कि कहीं पर भी कोकाई शब्द आ गया, इसका मतलब क्या है कि वह बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का है। बैसिलस आ गया, इसका मतलब एल जो बनाया था उससे लॉन्ग, लॉन्ग मतलब क्या हुआ, रॉड, रॉड मतलब क्या हुआ, लंबा लंबा बैक्टीरिया होगा, वो क्या होगा, वो बैसिलस होगा। कोकाई का मतलब स्फेरिकल होगा, उसको याद करने के लिए क्या है, स्फेरिकल है, उसको आधा काट दिया तो सी बन गया, तो कोकाई हो गया। फिर उसके बाद क्या है, स्पाइरिला। स्पाइरिला का मतलब क्या होता है, ये बात समझेंगे। स्पाइरिला जो है वो इस तरीके से होता है, सर्पा आकार जो बैक्टीरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइरिला बोलेंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ऐसी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको स्पाइरिला बोलते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, 4 प्रकार के हो गए, बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया, कोकाई स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, वाइब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल सर्पा आकार बैक्टीरिया। 4 बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर हो गई बात, याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबियोटिक। प्रोबियोटिक्स क्या है, प्रोबियोटिक्स आर लाइव बैक्टीरिया एंड yeast that are good for your health and especially the digestive system। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, प्रोबियोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोबियोटिक बोलते हैं। प्रोबियोटिक का मतलब यदि कहीं यूज हो रहा है, इसका मतलब जो बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोबियोटिक्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। हमारे पेट के अंदर क्या है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। वो ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, वो भोजन को पचाने में मदद करता है, और उसके बदले में क्या होता है, भोजन लेता है हमसे, लेकिन हमारे उसमें क्या भोजन पचाता है, और जिसमें क्या है, वो बी कॉम्प्लेक्स नाम का एक विटामिन होता है, उसको भी सिंथेसाइज करने का मदद कौन करता है, ई कोलाई करता है। तो याद रखेंगे कि हमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमको क्या है, जो है बेनिफिट्स देते हैं। जैसे क्या है, कर्ड है, कर्ड में जो दही है उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो है हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसमें क्या होता है, B5, B7, B12 इन सब की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उनसे क्या होता है कि हमें पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रोबियोटिक्स जो होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर सबसे अच्छा कहता असर डालते हैं, मतलब हमें पाचन तंत्र में मदद करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, फंजाई एंड फर्मेंटेशन। अब एक जो आया था टर्म फंजाई, फंजाई क्या होता है, एक क्लोरोफिलस होता है। एक क्लोरोफिलस मतलब उसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। फंजाई आर सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर एंड नॉट मैक्रोस्कोपिक। However, yeast is a unicellular and macroscopic organism। ये ध्यान रखेंगे, ईस्ट जो होता है वो क्या, यूनिसेलुलर एंड मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, और मोस्टली क्या है, मल्टी सेलुलर एंड द नॉट मैक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इनको देखा जा सकता है। हम सब भी देखे हैं, घर में मम्मी जो है रोटी कभी कभी या आटा जो है छोड़ देती है, 2 दिन पड़ा रहता है, तो उसमें फुई जम जाती है। जो फुई जम जाती है, जो उस पर ब्लैक मोल्ड्स आ जाते हैं, वो एकदम रेसे जैसे होते हैं, पतले पतले, वो क्या होता है, फंजाई होता है, जिसको जानते हैं राइजोपस के नाम से जानते हैं, उसका बॉटनिकल नेम है। और ऐसे क्या ब्लैक मोल्ड बोलते हैं, जब उसमें स्पोर लग जाते हैं तो वो काले रंग के दिखाई देते हैं, और जो सफ़ेद सफ़ेद तंतु होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं, जो आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, बहुत डीप नॉलेज जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो फंजाई होते हैं, एक क्लोरोफिलस होते हैं, वो सैप्रोफिटिक होते हैं, उससे कहीं से जो है जो सड़े गले जो चीज़ होंगी उससे क्या है अपना पोषण प्राप्त करेंगे, और पैरासिटिक होते हैं, मतलब कहता है किसी पर जो है वो
आश्रित होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वो क्या है, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, और ये क्या मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर होंगे तो क्या, उसको हाइफी बोलते हैं, और लेकिन ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। घर में मम्मी जलेबी बना रही हैं, घर में मम्मी इडली बना रही हैं, घर में मम्मी क्या है, डोसा बना रही हैं, तो क्या कहता है, उनको रात में ही फेंट करके छोड़ देती हैं। वो क्या होता है, उसके अंदर ईस्ट नाम का एक टैबलेट होता है, वो भी डालती हैं, नहीं तो क्या है, ऐसे ही करके भी डाल देंगी, तो क्या होगा, उसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। जलेबी बन रही है तो उसमें भी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। फर्मेंटेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट द शुगर टू द एसिड, गैसेज एंड अल्कोहल। यहाँ पर क्या है, गैसेस कौन सी गैस निकलती है, वहाँ पे CO2 गैस निकलती है। तो ध्यान रखेंगे, जब जलेबी को क्या है, यदि हम तलते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, उसमें एक छेद सा बन जाता है, सर्किल, फिर वो चाशनी में जाती है तो उसमें चाशनी भर जाती है, तो क्या हो गया, वो CO2 है। ब्रेड है, डबल रोटी है, वो भी क्यों इतनी सॉफ्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, वहाँ से क्या होता है, गैस निकलती है, इससे क्या स्पॉन्जी हो जाती है ब्रेड जो होती है सॉफ्ट हो जाती है। तो याद रखेंगे कि फर्मेंटेशन जो है एक मेटाबॉलिक जैव प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्या है, शुगर जो है वो कन्वर्ट किस में होता है, एसिड, गैस एंड अल्कोहल में होता है। फर्मेंटेशन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड द अल्कोहल। याद रखेंगे, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से कर्ड भी बनता है और साथ में क्या है, अल्कोहल भी बनता है। जो बियर बनती है, जो चीज़ें होती है, वह किसके माध्यम से होती है, वह क्या है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से होती है। जो चावल होता है, जो धान होता है, जो राइस होता है, उसके जो है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से क्या होता है, बियर का निर्माण होता है। फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट जूस होते हैं, उसके फर्मेंटेशन से जो क्या होता है, बियर का निर्माण होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो है पूर्ण होती हैं। वो किसके द्वारा होती है, फंजाई के द्वारा होती है, और बेसिकली उसमें क्या है, ईस्ट के द्वारा होती है। अब देखेंगे, जो हमने आपको सिखाया कि मम्मी जो है ब्रेड छोड़ दी, तो फूई लग गई, तो फूई में जो दिखाई देगा वो क्या होगा, इस तरीके का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, वो इस तरीके का दिखाई देगा। ये जो होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कलर का होगा। और ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड हाइफी। क्या कहते हैं, इसको हाइफी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ब्लैक मोल्ड बोलते हैं, और राइजोपस बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पेंसिलियम। यह क्या, पेंसिलियम के ये है, ये क्या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसको हाइफी बोलते हैं। और ये क्या, स्पोर्स लगे होते हैं, ये भी क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर, ठीक है, ये भी क्या, स्पोर हो गया। इसी तरीके से एस्परजिलस जो होता है, एस्पिरजिलस का भी स्वरूप जो है देखो ऐसे होता है, और ये क्या होता है, स्पोर्स लगे होते हैं, तो जिसके द्वारा क्या, हवा में उड़ करके ये पूरे अपने जो है एयर में मौजूद होते हैं, जिसके माध्यम से मैनेज होता रहता है। आप सोचो, घर में आटा है, आटे को मम्मी ने गूंथ दिया, और गूंथ करके थोड़ा सा लोई, आज एक्सपेरिमेंट करना, एक्टिविटी करना, छोटा सा लोई बना करके एक टिफिन में बंद करके रख देना 4 दिन के लिए, कि डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने बोला इतनी छोटी सी लोई जो है रोटी की, उसको रख देना, और 4 दिन बाद खोल के देखना उसके अंदर कितना ये क्या है, ब्रेड मोल्ड जमा हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा फंजाई कैसे होता है। तो चावल जो आटे का जो है, उसके अंदर भी स्पोर्स है, हवा में स्पोर्स है, हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस ले लेते हैं, कितने हम पढ़ा रहे हैं, कितने लाखों करोड़ों की संख्या में जो है बैक्टीरिया जो है, वायरस जो है, वो सब जा रहा है अंदर, लेकिन हम तब भी स्वस्थ हैं। इसका कारण क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। मम्मी पापा बोलते हैं, गुरजन बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि जब भी खाना खाने जाओ तो हाथ साबुन से धुल के जाओ, धुल करके, क्योंकि हाथ के अंदर बहुत सारे हर चीज़ छूते रहते हैं, तो क्या था, गंदगी सी रहती है, दिखती तो नहीं है, लेकिन यदि हम अपने हाथ को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे ना, तो आप देख के डर जाओगे कि कितने बैक्टीरिया, कितने फंजाई इसके ऊपर चिपके हुए हैं। इसीलिए हमेशा बच्चों हाथ जो है धुल करके ही खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। हमने आपको बैक्टीरिया बताया, फंजाई बताया, प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल मैक्रोस्कोपिक एनिमल विच इज इंक्लूड द flagellates, ciliates, sporozoans and many other form. Few examples are amoeba, paramecium and igluna and plasmodium. तो कभी भी ध्यान रखेंगे, कोई भी यदि हमने स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, दिस इज कॉल्ड क्या, अमीबा।
अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है बेटा, आपको 6 में पढ़ाया होगा टीचर ने, अमीबा का कहीं कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। नेक्स्ट जो है पैरामीशियम, पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, चप्पल के आकार का होता है, ये ध्यान रखेंगे, इसको स्लिपरी होता है और इसके ऊपर जो है लोकोमोटरी ऑर्गन लगे होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इसका। और इसी तरीके से युगलिना है, युगलिना भी जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये पूरा, और इसमें एक फ्लैजेला लगा होता है, फ्लैजेला मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसके माध्यम से युगलिना एक स्थान से दूसरे स्थान चलता है। सीलिया जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया। और इसी तरीके से प्लाज्मोडियम जो है वह भी क्या है, गोलाकार संरचना होती है, जिससे कि क्या है, हमें मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है, जो कि वेक्टर मादा एनाफिलिस जो हमें काटती है, काटने के बाद क्या होता है, दूसरे को काटती है, तो क्या हो, मलेरिया रोग होता है। वो किसके द्वारा होता है, वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि प्रोटोजोअन जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं। साथ में क्या हो गया, इनमें फ्लैजेला और सीलिया पाया जाता है। देखिए फ्लैजेला ये पाया जा रहा है युगलिना में, सीलिया जो है इसमें पाया जा रहा है। और ये जो है ये क्या कहलाता है, सीडोपोडिया कहलाता है। क्या कहता है, सीडोपोडिया, हिंदी में इसको कहते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं, कूटपाद, सीडोपोडिया को बोलते हैं। उसके माध्यम से ये मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो यह बात मैंने बताई, एग्जाम्पल्स बताया आपको, आप ध्यान रखेंगे, आपके बुक्स में छोटा छोटा फिगर दिया हुआ है। अब देखिएगा, बैक्टीरिया आपको दिखाया कैसे बैक्टीरिया होते हैं। जब आप ना दही को लेकर के माइक्रोस्कोप पर देखोगे तो ऐसी दिखाई देगी। ये भी लैक्टोबैसिलस है, देख रहे हैं, ये सब लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस है, क्योंकि देख रहे हैं ये लंबा लंबा है, ये लंबा लंबा है, ये लंबा लंबा है, इसका मतलब बैसिलस है, ये लैक्टोबैसिलस है। ये भी क्या है, यहाँ पर बैसिलस है, पूरा जो दिखाया जा रहा है बैक्टीरिया है। ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास है जो एल्गी है। इसमें क्या है, ये जो चीज़ें होती हैं इसको कहते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं। और ये क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखेंगे, क्लेमाइडोमोनास का, जो कि एल्गी है। ठीक है, यह यूनिसेलुलर एल्गी है, ग्रीन कलर का होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप स्ट्रक्चर का होता है, ये ध्यान रखेंगे। और एक ही तरीके से तंतुमय संरचना होती है, इसको कहते हैं स्पाइरोगाइरा। क्या बोलते हैं, स्पाइरोगाइरा। बहुत लोग जो गंगा नदी पे जाते हैं ना, या तालाब में जाते हैं, तो बड़ी तंतुमय संरचनाएं दिखाई देती हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की, वो क्या एल्गी कहलाती है, शैवाल जिसको बोलते हैं, और वो ये होती है स्पाइरोगाइरा। अमीबा का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, अभी किसी भी तरीके से ड्रॉ कर लो, वो क्या है, अमीबा हो जाता है। तो ये अमीबा है। अमीबा का ये स्ट्रक्चर जो है इसको क्या कहते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं। और ये क्या, पैरामीशियम है, चप्पल के आकार का होता है। और इस पर जो ये जो चीज़ें लगी हुई है ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये क्या है, यह जो है वह उसका सीलिया है, जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। क्लियर हो गई बात। तो ये ध्यान रखेंगे, ये प्रोटोजोअन्स हैं और एल्गी हैं जिनको कि हमने आपको दिखाया। ये बैक्टीरिया है, ये प्रोटोजोआ है, वो एल्गी है। क्लियर हो गई बात, ध्यान रहे। नेक्स्ट है वायरस। वायरस भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बहुत टाइनी होते हैं। वायरस आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रोसेस द न्यूक्लिक एसिड एंड द लैक द रिप्लिकेटिंग मैसेनरी। दस ए वायरस इज कैन नॉट बी सर्वाइव विदाउट द लिविंग सेल। वायरस जो है उसको हमेशा जीवित रहने के लिए एक लिविंग सेल की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग को क्या होता है, जुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है, सर्दी हो जाती है, वायरल हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है। इट मीन्स क्या, हमारे शरीर में जो वायरस है वह क्या है, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए वहाँ से भोजन लेने के लिए, तब वो जीवित रहता है। तो क्या होता है, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है और हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, और जुकाम इत्यादि जो है 4-5 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाते हैं, नहीं तो क्या है, कुछ दवाएं लेनी पड़ती हैं। वायरस आर ऑल्सो कंसिडर टू बी द बॉर्डर लाइन ऑफ बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। यह क्या है, जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी मानी जाती है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग इज द वायरस। क्लियर होना चाहिए, क्या होता है, वायरस होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज का, जो कनेक्टिंग लिंक है किसका, लिविंग और नॉन लिविंग का, वो क्या है, वायरस होता है। वायरस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होती है और प्रोटीन होता है। और यह क्या है, जीवित तभी रहेगा जब उसके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा, मतलब ये पैरासाइट के रूप में रहता है। ए फ्यू एग्जाम्पल आर इन्फ्लुएंजा, मैंने भी बोला है, जुकाम सर्दी नजला, वो क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया।
HIV क्या हुआ, एड्स का वायरस हो गया। रेबीज क्या हो गया, यह क्या है, जब कुत्ता काट लेता है, बंदर काट लेता है तो क्या होता है, रेबीज का वायरस हो जाता है। फिर क्या है, पोलियो क्या है, जिसको पोलियो हो जाता है, जिसका हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है बच्चों का, वो पोलियो वायरस हो गया। और फिर क्या, टोबैको मोज़ैक वायरस होता है। ये क्या है, वह तंबाकू के पत्ते पे जो पौधे पे लगता है उसको क्या कहते हैं, टोबैको मोज़ैक वायरस कहते हैं। इसको याद रखने के लिए क्या कहते हैं, TMV कहते हैं। क्या बोलते हैं, टोबैको मोज़ैक वायरस कहते हैं। तो याद रखेंगे, वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का संरचना का बना होता है। इसको जीवित रहने के लिए लिविंग की चीज़ की ज़रूरत होती है। तीसरा क्या मैंने बताया, ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में क्या है, कड़ी का काम करता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग इज द वायरस। ठीक है, और वायरस का जो एग्जाम्पल है वो क्या, इन्फ्लुएंजा का है, पोलियो का है, रेबीज का है। ये सब क्या है, ये वायरसेस हैं जो कि हमारा क्या है, हमें रोग उत्पन्न करते हैं, हमें दंड देते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारे ये दुश्मन हैं, ये पूर्ण रूप से फोए हैं। ये ध्यान रखेंगे, बोला था ना चैप्टर का नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। तो क्या ये सब फोए हैं। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर पूरा, ये क्या है, हेड है, ये क्या है, नेक है, और ये क्या है, टेल है। ये क्या है, हेड है, ये क्या है, नेक है, और ये क्या है, टेल है। तो क्या हो गया, इसके माध्यम से वायरस बना हुआ। यहीं पर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है जो इसका क्या है, जेनेटिक पार्ट होता है। तो वायरस की संरचना इस प्रकार से होती है, ध्यान रखेंगे। तो पूर्ण रूप से इसकी संरचना को आगे बढ़ाइए। अब हमने वायरस की संरचना देख ली, अब हम ध्यान रखेंगे वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन क्या है, आपको पता होगा, जब हम छोटे से थे तो मम्मी जो है टीबी का, पोलियो का और भी कई बीमारियों का क्या है, वैक्सीन करवाती थी। यहाँ पर वैक्सीन होता था। और अभी तो वैक्सीन से सब लोग परिचित हो गए जब कोरोना का वैक्सीन आया। ठीक है, तो याद रखेंगे, ए वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड द एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू ए डिजीज। एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए क्या है, वो बचाव का काम कौन करता है, वैक्सीन करती है। वैक्सीन आर यूजुअली मेड अप ऑफ द वायरल डिजीज। वैक्सीन जो है मोस्टली क्या है, किसके लिए, वायरल डिजीज के लिए यूज की जाती है। ए फ्यू एग्जाम्पल, साल्क वैक्सीन फॉर द पोलियो, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड द रेबीज वैक्सीन। जो क्या होता है, यह क्या वैक्सीन का है जो कि वायरस से जनित है, और उसके माध्यम से क्या होता है कि इन वायरल रोगों के लिए वैक्सीन का निर्माण होता है। और उसमें पोलियो को सबसे ज़्यादा देखा गया है। भारत देश में पोलियो का कोई केस न बचे, इसलिए क्या है, युद्ध स्तर पर किया गया प्रयोग। और आज क्या, भारत देश से कितना पोलियो एकदम बीमारी खत्म हो गई है। क्यों, ड्यू टू द वैक्सीनेशन। एंटीबॉडी लिए जो है वो वैक्सीन बनती है जिससे हम रोग मुक्त होते हैं। क्लियर होगी बात। दूसरा है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक इज एन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इनहिबिट्स एंड किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, वो क्या है, एंटीबायोटिक यूजुअली टारगेट द बैक्टीरिया। और एंटीबायोटिक के लिए क्या होता है, उसका किस पर टारगेट करती है, वो क्या है, बैक्टीरिया पे करती है। तो दस मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक। तो जितने भी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उसके लिए क्या है, हमें डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है। आपने देखा होगा, बुखार होता है, कभी क्या है, टाइफाइड का हो गया, कभी किसी चीज़ का बुखार हुआ तो क्या होगा, एंटीबायोटिक दी जाती है, जिससे क्या है, वह बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक के द्वारा क्या था, किल हो जाता है और हम लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। यहाँ याद रखेंगे, जितने वायरल डिजीज होते हैं उसके लिए वैक्सीन कारगर होती है, और जितने क्या है बैक्टीरियल डिजीज होती है उसके लिए एंटीबायोटिक्स का जो है उसका यूज होता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट है लुईस पास्चर डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन इन द 1857। बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए ये लुईस पास्चर। इन्होंने क्या, पास्चराइजेशन की प्रक्रिया को क्या है बताया। हम कहते हैं ना पास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइज्ड मिल्क का मतलब क्या होता है, आपको खूब सिखाया गया होगा क्लास 6 में 7th में। मैं फिर समझा रहा हूँ कि दूध को 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबालना, गर्म करना और उसका तुरंत ठंडा कर देना, वो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड
पॉस्चराइजेशन। यह कौन दिया था साइंटिस्ट? लुईस पॉस्चर ने दिया था। किस सन में दिया था? 1857 में दिया था। और ये क्या है? डिस्कवर ऑफ द फर्मेंटेशन भी थे, ये ध्यान रखेंगे। तो ये पॉस्चराइजेशन जो है वहाँ से आया है। फर्मेंटेशन की भी खोज क्या है? लुईस पॉस्चर ने की थी। नेक्स्ट है इसके बाद एडवर्ड जेनर। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ वैक्सीन बोलते हैं। फादर ऑफ वैक्सीन बोलते हैं। एक छोटी सी कथा यहाँ पे सुनाना चाहूँगा कि एडवर्ड जेनर जो थे, इनकी जो संतति थी, जो इनका बेटा था, वो 18 साल बाद पैदा हुआ था। जब इन्होंने क्या हुआ, वैक्सीन खोज लिए, चेचक का टीका खोज लिया, तो क्या हुआ, इनको किस पे टेस्ट कर दें, किस बच्चे पे टेस्ट कर दें, किस आदमी पे टेस्ट कर दें, क्योंकि कोई मर जाए तो क्या होगा? कौन अपना बच्चा देगा कि भैया तुम हमारा वैक्सीन टेस्ट कर लो? तो इन्होंने क्या हुआ, दिल पे पत्थर रख करके कि हमारा जो बेटा है, 18 साल का जो बेटा है, जो 18 साल बाद पैदा हुआ था, उसको क्या है, वैक्सीन लगा दिया और कह दिया जाओ गंदी गंदी बस्तियों में खेलो, उन बच्चों से मिलो जिनको चेचक हुआ, उनसे गले मिलो, हक करो उनको, उनके साथ खेलो और देखो तुम्हें क्या होता है, चेचक होता है। तो देखा गया 1.5 महीने बाद तक जो है उस बच्चे को कोई भी चेचक नहीं हुआ। तब उसके बाद इन्होंने डिक्लेयर किया कि हाँ, मैंने चेचक का वैक्सीन खोज लिया है। उस समय साइंस इतनी तरक्की पे नहीं था जो आज की समय है। तो उस समय सोचो कि 1798 में इस बंदे ने कितनी बड़ी बात की थी कि जिस साइंटिस्ट को 18 साल बाद बच्चा पैदा हुआ था, उस बच्चे पर टेस्टिंग कर डाली वैक्सीन की, क्योंकि हाँ, यदि कुछ हुआ तो मेरा बच्चे का नुकसान होगा, मैं उसका दोषी होऊंगा, लेकिन समाज को किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। और सफलता मिल गई, जिससे कि आज पूरा विश्व, पूरा पृथ्वी, जो पूरा हर व्यक्ति जो जानता है कि फादर ऑफ जो है वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर हैं, जिन्होंने क्या है वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स की 1798 में खोजा था। कितनी बड़ी बात है, इस एडवर्ड जेनर को सत सत प्रणाम है यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, वर्क ऑफ द कल्चरल डिजीज ऑन द बैक्टीरियम, सडनली ही फॉरगेट द लिटिल ग्रीन मोल्ड्स, पेंसिलियम जो है, जो उसको पेंसिलिन इन्होंने खोजी थी, एंटीबायोटिक्स खोजी थी। किसने खोजी थी? एंटीबायोटिक्स खोजी थी। इनके बारे में भी मैंने क्या है एक वीडियो बनाई हुई है, जिसको कि आप देखना कभी जा करके अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर, कि इन्होंने करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए क्या है, ये जो है इन्होंने क्या किया, एक पेंसिलिन नाम का क्या है एंटीबायोटिक खोजा था। ये बहुत ही गरीब थे, बहुत गरीब थे। तो क्या हुआ, इनके पिताजी फार्मर थे। मैं छोटी सी कथा है सुना देता हूँ यहाँ पर कि क्या हुआ कि वो एक बच्चा था, वो दलदल में गिरा जा रहा था और वो निकलना चाह रहा था। इसकी पूरी वीडियो बनी हुई है। निकलना चाह रहा था, उसको क्या है चीख पुकार आ रही थी, तो इनके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के पिताजी जो थे उस बच्चे को बचा लिए। वो बच्चा जो था वो बहुत बड़े व्यक्ति का बच्चा था। उन्होंने क्या कहा कि इस बच्चे की जो बचाने की कीमत ले लीजिए। उन्होंने कहा कीमत हमें नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे को पढ़ा देता हूँ, मतलब फ्लेमिंग साहब को पढ़ा देता हूँ। फ्लेमिंग साहब को अपने बच्चे के संग उन्होंने पढ़वाया और पढ़वाने के बाद क्या हुआ, वह इतने बड़े बने साइंटिस्ट। उन्होंने क्या हुआ, एंटीबायोटिक की खोज की, पेंसिलिन की खोज की। और देखिए उसी बच्चे को वो क्या हुआ, राष्ट्रपति बना अमेरिका का जा करके। और उसके बाद क्या उनकी फिर क्या हुआ, निमोनिया हुई थी और उस व्यक्ति ने उसी पेंसिलिन के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया, जिससे कि उसकी जान बच गई। तो ये कैसे हैं, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है 1929 में क्या है, इन्होंने क्या है पेंसिलिन नाम की एंटीबायोटिक खोजी थी और इन्होंने इतिहास रचा था, करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है पैथोजन। ए पैथोजन इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज। पैथोजन क्या है, जैसे मान लो कोई वायरस है हमारे शरीर के अंदर आया और हमको क्या रोग ग्रसित कर दिया। मान लो रेबीज़ का वायरस आया और हमको रेबीज़ हो गया रोग, और या फिर क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा का वायरस आया, हमको सर्दी जुकाम बुखार कर दिया। तो क्या वो वायरस जो है वो क्या कहलाएगा, पैथोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैथोजन कहलाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, क्या कहलाएगा, पैथोजन। जो चीज से डिजीज उत्पन्न हो उसको क्या कहेंगे, पैथोजन। इन द कॉन्टेक्स्ट पैथोजन आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। ये क्या हो सकता है, पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कैन बी पैथोजेनिक। ये सब क्या होते हैं, पैथोजेनिक हैं, जो कि हमें क्या है रोग
युक्त कर देते हैं, हमको शरीर में डिजीज़ उत्पन्न कर देते हैं, जिसके माध्यम से हम बीमार पड़ जाते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो पैथोजन क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। वो पैथोजन कौन कौन से हो सकते हैं? वो बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है और वायरस हो सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कैरियर। Carrier is a person or organism infect with the infectious disease agent but display no symptom of it. They can spread the infection since they already have the pathogen in their bodies. यह बात ध्यान रखेंगे और उसको मैनेज करेंगे। तो क्या हुआ? They can spread the infection since they already have the pathogen in their bodies. तो मतलब क्या हुआ कि कैरियर, मान लो जैसे क्या हुआ कि किसी को मलेरिया हुआ है, अब मलेरिया जो है व्यक्ति है, अब उसको क्या हुआ, मच्छर जो है वो क्या हुआ, काट लिया, और काट करके क्या हो जाएगा, वो दूसरे के तरह स्वस्थ व्यक्ति पे जाकर के बैठेगा और वहाँ पर काटेगा। तो क्या होगा, जो मलेरिया जिसको हुआ वो एज ए क्या हुआ, वो कैरियर कहलाएगा मलेरिया के लिए। और जो काट करके वहाँ तक पहुँचाएगा उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। जिसके माध्यम से यहाँ काटा, काटने के बाद वो जाकर के वहाँ पहुँचाएगा, तो वो मच्छर जो है मादा एनाफिलीज है वो क्या कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी। लेकिन मलेरिया का जो रोग होगा वो क्या होगा, वो जो होगा वो व्यक्ति होगा, कैरियर कहलाएगा। इसीलिए कहते हैं कैरियर इज ए पर्सन ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड विद एन इन्फेक्शियस डिजीज एंड एजेंट बट डिस्प्ले नो सिम्टम ऑफ इट। ये ध्यान रखने की बात है, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट क्या है, इसी के बाद जो मैंने आपको सिखाया अभी कि कैरियर हो गया, कैरियर के बाद क्या हुआ, वेक्टर। वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज द biting insect ticks that can be transmitted disease or the parasite from the one animal और प्लांट टू द अनदर। मतलब क्या, एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक आदमी से दूसरे आदमी में, एक जंतु से दूसरे जंतु में यदि डिजीज़ को लेके जाते हैं। जैसे मादा एनाफिलीज जो है वो मलेरिया रोग पर, यदि मुझे मान लो डॉक्टर सूर्य प्रकाश को मलेरिया हुआ और आकर के यहाँ बैठेगा और बैठ करके यहाँ से काटेगा, काटने के बाद क्या हुआ, जाएगा और दूसरे की तरह किसी को काट लेगा, तो क्या हुआ, वो मच्छर जो है वेक्टर कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। कॉमन एग्जाम्पल आर द मॉस्किटो। क्या है इसका एग्जाम्पल, मॉस्किटो है। ये बात ध्यान रखेंगे कि यह होता है, ठीक है ना। मॉस्किटो होता है, एडीज मॉस्किटो स्प्रेड द डेंगू वायरस। ध्यान रखेंगे, एडीज जो मॉस्किटो होता है वो क्या है, वह जो है वह देखा जाता है किसका, वह डेंगू फैलाता है। क्या है, डेंगू। ये देखा, डेंगू वायरस, ठीक है। और एनाफिलीज जो है मॉस्किटो स्प्रेड द मलेरिया पैरासाइट। मतलब क्या हुआ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो किसके द्वारा फैलता है, वह मॉस्किटो जो है वो एनाफिलीज के द्वारा जो है फैलता है। तो याद रखेंगे, एडीज मच्छर जो होते हैं वो डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो मादा एनाफिलीज है वो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो वो लेके जाती है वो प्रोटोजोन्स को लेकर के जाती है, उसको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बोलते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एयरबॉर्न डिजीज। बहुत सारी डिजीज होती है कि देखते हैं किसी को खांसी हुई है, किसी को जुकाम हुआ है, वो क्या हुआ, जोर जोर से छींक दिया, तो क्या होता है, एयर के अंदर के वो के पानी के ड्रॉपलेट्स पहुंचे होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वायरस मौजूद होता है। वो क्या हुआ, किसी ने खींचा तो उसके अंदर पहुंच गए, और उसका इम्यून सिस्टम खराब था तो क्या होगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो उसको कहते हैं एयरबॉर्न डिजीज कहते हैं। सर्टेन डिजीज कैन स्प्रेड बाई एयर, दीज डिजीज आर कॉल्ड द एयरबॉर्न डिजीज। इन्फ्लुएंजा इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप ऑफ द डिजीज। समझ रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा क्या, इन्फ्लुएंजा, जो नज़ला होता है, जुकाम होता है, सर्दी होती है, वो क्या है, इसी तरीके से कोई छींक दिया, उसका क्या है, ड्रॉपलेट्स जो है फैल जाता, दिखाई नहीं देता, लेकिन ड्रॉपलेट जो है वो हमने सांस लिया, हमारे अंदर घुस गया, और हमारा इम्यून सिस्टम खराब है, तो क्या होगा, हमको क्या होगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, और इस तरीके से हम इन्फ्लुएंजा से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखने की है। नेक्स्ट है वाटर बॉर्न डिजीज। बहुत सारे इन्फेक्टेड पानी होते हैं, जो क्या होता है, उनसे गंदा पानी पीने से, मान लो किसी के यहाँ पुराना पानी रखा हुआ है, कोई बैक्टीरिया उसमें पनपा हुआ है, वो पानी पी लिया, तो डिजीज स्प्रेड बाय थ्रू द वाटर आर कॉल्ड द वाटर बॉर्न डिजीज। ये क्या हुआ, वाटर बॉर्न डिजीज होगा। कंटामिनेटेड वाटर इज द होस्ट ऑफ द सेवरल पैथोजन। जो भी कंटामिनेटेड वाटर होगा, जो दूषित पानी होगा, उसके अंदर ढेर सारे पैथोजन होते हैं।
अब किसी के घर गए, पता नहीं पानी बदला था कि नहीं बदला था, कैसा था पानी, अब वो उसने पानी उठा करके दे दिया, हमने क्या गर्मी में गए और गट 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 पी लिए, और उसके अंदर कितने पैथोजन थे, वो क्या वाटर बॉर्न डिजीज हो जाएगी। इसीलिए पानी जो है वो शुद्ध होना चाहिए, पानी जो है डेली की तरह परिवर्तित होना चाहिए, बॉटल का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जो आपका बिस्लरी की बॉटल ये सब होती है ना, ये सब बेकार है, 2-3 महीने पहले पैक हुई रहती है, इसमें केमिकल पड़ा रहता है। अरे शुद्ध पानी पीजिए और आराम से रहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है टाइफाइड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वाटर बॉर्न डिजीज। जनरली जिसको भी सुनते हैं ना टाइफाइड हो गया, उनको टाइफाइड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, उनको वाटर बॉर्न डिजीज हुई है, कहीं ना कहीं दूषित पानी पिए हैं जिसके माध्यम से टाइफाइड हो गया है, यह बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं BGA। क्या कहते हैं, B G और A। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, साइनोबैक्टीरिया और कहता है ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं। मतलब ये एल्गी जो है वो फिलामेंटस होते हैं और साथ में क्या होता है, यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिनको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ डिजीज। ह्यूमन डिजीज, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्यूबरकुलोसिस है, किसके द्वारा होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है। मीजल्स जो होता है, चेचक होती है, वायरस के द्वारा होती है, किसके द्वारा, एयर के द्वारा होती है। चिकन पॉक्स जो होता है वायरस के द्वारा होता है और एयर कांटेक्ट के द्वारा होता है। पोलियो जो है वो भी क्या है, वायरस के द्वारा होता है, एयर कांटेक्ट के द्वारा होता है। कॉलेरा जो है वो क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है और वो वाटर और फूड के द्वारा होता है। और टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये वाटर के द्वारा, वाटर बॉर्न डिजीज है। हेपेटाइटिस बी भी जो है वो वायरस के द्वारा होता है और वाटर बॉर्न डिजीज है। और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, वो क्या, मॉस्किटो बाइट के द्वारा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मॉस्किटो नेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जो ये केमिकल है, ऑल आउट है, जो है ना डिफरेंट, ये ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारी सांस से भी क्या है वो केमिकल जाते हैं और प्रभावित होते हैं। इसीलिए बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं तो जिसको बताता हूँ, मॉस्किटो नेट लगा लो, आराम से उसके अंदर सुरक्षित रहो, जो क्या है वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। और स्लीपिंग सिकनेस जो है वो प्रोटोजोआ और टीसी फ्लाई के द्वारा होती है। स्लीपिंग सिकनेस की ये चीज़ें होती हैं। याद रहेगा, ध्यान रहेगा कि किस तरीके से ये रोग जो हैं, कॉजल जो ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन से रोग किस तरीके से प्रभावित करते हैं। ओके, अब ये देखेंगे प्लांट डिजीज। सर्टेन पैथोजन कैन कॉज द डिजीज इन द प्लांट, जस्ट लाइक ह्यूमन प्लांट्स कैन बी अटैक्ड बाय द बैक्टीरिया और वायरस। जैसे ह्यूमन बींग्स के में लगातार देखा जाता है कि बैक्टीरिया है, वायरस है, वो अटैक करते रहते हैं, तो क्या होगा, वो जो है डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही क्या है, प्लांट के अंदर भी क्या है, बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन द प्लांट लाइक द राइस, पोटैटो, व्हीट, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो यह देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे जो हैं प्लांट, जिनमें पोटैटो होगा, व्हीट होगा, शुगर केन होगा, ऑरेंज होगा, एप्पल होगा, इनमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, तो उसको प्लांट डिजीज़ कहते हैं। अब डिजीज़ है, डिजीज़ क्या है, पैथोजन एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। साइट्रस कैंकर जो है वो बैक्टीरियल जो है पैथोजन है उसका, और ये एयर के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। ये साइट्रस कैंकर किसमें, ये नींबू में, जितने भी ऑरेंज होता है उसमें जो है ये रोग लगता है। रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो फंगल डिजीज़ है, और ये किसके द्वारा, एयर और सीड्स के द्वारा होता है। येलो वेन मोज़ैक और भिंडी जो है, भिंडी में जो है वो जो रोग लगता है वो क्या है, वह वायरस के द्वारा है, और जो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। याद रखने की चीज़ है, यह आपके एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद है वॉच व्हाट यू ईट, फूड पॉइजनिंग एंड द प्रिजर्वेशन। फूड पॉइजनिंग के बारे में हम जानेंगे। बोलते हैं ना कि आज मैं खाया था, मेरा उल्टी हो गया, दस्त हो गया, बहुत परेशानी हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई। तो ये फूड पॉइजनिंग क्या है, when the food contaminated with the pathogens or toxin are consumed, it is caused the food poisoning।
कई बार होता है मम्मी जो है दाल बना के रखी हुई है, अब वो सुबह की बनी हुई दाल शाम को हो गई, शाम के बाद क्या फ्रिज में रखी गई और नेक्स्ट डे क्या हुआ फिर वो गर्म करके उसमें से खटास आ जाती है। इट मीन्स क्या हो गया कि वो दाल खराब हो गई है, उसमें से खट्टी महक सी आती है, इसका मतलब उसके अंदर क्या हो गया कि फूड पॉइजनिंग हो गई। यदि आप वो दाल खाएंगे तो क्या होगा, आपके शरीर को हार्म होगा और आपको दिक्कत हो जाएगी और आप क्या है बीमार पड़ जाएंगे। द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज द पेन इन द स्टमक। सबसे बड़ा कॉमन क्या है, यदि फूड पॉइजनिंग हो रही है तो आपके स्टमक में क्या होगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, दर्द होगा, ऐंठन उठेगी और क्या होगा फिर लूज डिसेंट्री जो है वो शुरू हो जाएगी और बहुत यदि एक्यूट हुआ तो आपको वोमिट होना शुरू हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे। इन सीवियर केस फूड पॉइजनिंग कैन बी ऑल्सो कॉज द डेथ। कई बार ऐसा होता है कि फूड पॉइजनिंग जो होती है वो डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। इतना उल्टी दस्त हो जाएगा कि हमारे बॉडी के अंदर से पानी की कमी हो जाती है और इंसान जो है वो क्या तड़प करके मर जाता है। याद रखेंगे कि कभी भी भोजन जो है वह हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, ताज़ा बना होना चाहिए और कोशिश ये रखनी चाहिए कि पूरी तरकीब से वह क्या है वह पैथोजन फ्री हो और हम उसको आराम से खाएंगे। तो जब ताज़ा भोजन होगा तो उसमें किसी प्रकार का पैथोजन नहीं होगा, कोई फूड पॉइजनिंग नहीं होगी और हम उसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर वे में। फूड प्रिजर्वेशन, अब याद रखिए बहुत बड़ी है फलों का संरक्षण या क्या कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण जिसको कहते हैं। फूड प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द फूड इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा क्या वाइटल पार्ट है ये, मतलब कहने का मतलब है कि हम प्रिजर्वेशन करके रखते हैं तो क्या होता है हम दूसरे सीजन में दूसरे मौसम में हम खा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। सर्टेन केमिकल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड इंक्रीज द लाइफ ऑफ द कुक्ड फूड। और क्या है बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को पनपने नहीं देते हैं, बैक्टीरिया उस पर आक्रमण नहीं कर पाता है और क्या है वो फूड के जो है लाइफ को जो है कुक्ड फूड है उसको भी क्या है उसकी लाइफ को इंक्रीज किए रहते, खराब नहीं होने देते। सर्टेन सिंपल प्रिजर्वेशन मेथड कैन बी कैरीड आउट एट द आवर होम। कुछ तो हमारे घरों में भी यूज़ होता है, जैसे क्या है फूड प्रिजर्वेशन के लिए क्या है लोग क्या है अचार डालते हैं, मुरब्बा डालते हैं, ये भी क्या है दिस इज़ द टाइप ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन और हम उसको यूज़ करते हैं। अचार है, मम्मी 3 साल पहले भी अचार डाली थी उसको ही हम आज यूज़ कर रहे हैं, अचार नहीं खराब हो रहा है, क्यों? ड्यू टू द कंसनट्रेशन ऑफ द साल्ट। वहाँ पे साल्ट का इतना कंसनट्रेशन होता है कोई बैक्टीरिया कोई फंजाई कोई भी चीज़ जो है पनप नहीं सकता। इसीलिए मम्मी बार बार बोलती है कि गीले हाथ से नमी वाले हाथ से क्या है अचार के डब्बे को मत छुओ। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रिजर्वेशन का सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ साल्ट्स हैं, इसलिए वो क्या लंबे समय तक बने रहते हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स। क्या क्या केमिकल मेथड्स यूज होते हैं इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन द फूड प्रिजर्वेशन बाय मेजर फूड इंडस्ट्रीज एज दे आर द हार्मलेस टू द ह्यूमन। बहुत ही केमिकल्स यूज होते हैं जो कि कहता है हमारे लिए क्या है हार्मलेस होते हैं और लंबे समय तक खाद्य जो है वो सुरक्षित रहता है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड द सोडियम बेंजोएट आर द कॉमनली यूज द केमिकल ऑफ द प्रिजर्वेशन। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर है सोडियम बाइसल्फेट, ये जो है सबसे कॉमन है। सोडियम बेंजोएट जो है यह क्या है सबसे कॉमन है और कॉमनली यूज द केमिकल प्रिजर्वेशन। ये दोनों ही जो हैं सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट जो है वो क्या है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है। फलों का संरक्षण करना, खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना, मुरब्बा बनाना, जेली बनाना, जैम बनाना, ये सब में क्या है इन चीज़ों का यूज़ होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है यूज़ ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट भी जो है वो क्या है प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है। कॉमन सॉल्ट आर ऑल्सो नोन एज द सोडियम क्लोराइड यूज एज द प्रिजर्वेटिव एट द होम। हमारे घरों में क्या है कॉमन सॉल्ट जो होता है NaCl होता है उसको भी एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। वेजिटेबल आर पिक्ड यूज्ड इन द साल्ट एज द साल्ट रिमूवर वाटर एंड किल द बैक्टीरिया एंड द फंगस सेल। क्या होता है जब हम क्या है कि वेजिटेबल को और पिकल्स को क्या है वो देखते हैं क्या है हम साल्ट के द्वारा ट्रीट कर देते हैं, कंसंट्रेशन के द्वारा देखते हैं कि मम्मी अचार में कितना नमक डाल देती है, तो क्या होता है उससे क्या है कि पूरा का पूरा जो है वो लंबे कालखंड तक सुरक्षित रहता है और हम उसको प्रॉपर क्या होता है यूज कर सकते
सकते हैं। तो कॉमन सॉल्ट्स भी जो है, सिंपल घर में नमक भी जो, वो भी एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। यदि नमक है तो फिर क्या है, वहाँ पे बैक्टीरिया भी नहीं पनप सकता और साथ में वायरस भी नहीं हो सकता, ना ही कितना फंगस लग सकता है, और वो लंबे कालखंड तक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय द शुगर। शुगर इज यूज द प्रिजर्वेशन ऑफ द जैम, जेलीज एंड द स्क्वैशेस। जो आपका जैम बन रहा है, जेली बन रहा है, वहाँ पे कंसंट्रेशन शुगर रखा जाता है। शुगर के रखने से क्या होता है, उसमें क्या है, ऑस्मोसिस की, जो वाला बैक्टीरिया है तो उसमें क्या हो, एक्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी और बैक्टीरिया जो है कि अंदर से जो हो पानी निकल जाएगा, वहाँ बैक्टीरिया पनप ही नहीं सकता है। तो याद रखेंगे कि प्रिजर्वेशन बाय शुगर जो है वो जैम, जेली, स्क्वैश में किया जाता है। द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स इज द रिस्ट्रिक्टेड बाय द यूज ऑफ द शुगर एंड रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट। और ये क्या है, मॉइस्चर कंटेंट को भी रिड्यूस करता है और साथ में क्या है, उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके भी संख्या को क्या है, वह रोके रखता है। यह बात ध्यान रखेंगे, प्रिजर्वेशन बाय द शुगर हो गया। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय द ऑयल एंड द विनेगर। मेनी फूड प्रिपरेशन लाइक द पिकल्स आर, जो अचार बनते हैं, आर प्रिजर्व द एडिंग द आइदर ऑयल और द विनेगर टू देम। कई बार देखा जाता है मम्मी जो है आम का अचार बनाती है, कटहल का अचार बनाती है, और भी कितने तरह तरह के अचार बनते हैं, अमड़े का अचार बनता है, तो क्या वहाँ पर तेल का यूज़ करती है या फिर क्या होता है कि ये दिखाया जाता है विनेगार का यूज़ करते हैं और उससे क्या है, उसको प्रिजर्वेशन देते हैं, जिससे कि वो जो खाद्य पदार्थ होता है लंबे समय तक जो है वो सुरक्षित रहता है और हम उसका आनंद ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो द सच मीडियम। इस तरीके के मीडियम में जो बहुत साल्टी में होगा, बहुत ज़्यादा शुगर होगा, बहुत ज़्यादा क्या है, ऑयल और कितना विनेगर होगा, वहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता और खाद्य पदार्थ जो है लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। नेक्स्ट है पॉस्चराइजेशन। अभी मैंने लुईस पॉस्चर का नाम लिया था ना, तो ही प्रक्रिया पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द सुपर हीटिंग एंड कूलिंग द बेवरेज टू किल द पैथोजेनिक द माइक्रोब्स। Pasteurization ensure the taste of the beverage such as the milk does not get the destroyed। मतलब क्या हुआ, पॉस्चराइजेशन जो होता है इसको क्या है, ध्यान रखेंगे कि मिल्क को 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते 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 ले आते हैं और फिर तुरंत ठंडा कर देते हैं, तो सारे बैक्टीरिया जो हैं वो किल हो जाते हैं। यही चीज़ ब्रिवरेज में भी यूज़ किया जाता है और उसमें क्या है, यह पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया करके कंप्लीट कहता है, उसको बैक्टीरिया से कहता है एकदम मुक्त रखा जाता है। और यह देखा गया है कि यह पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया से जो भी बियर होगा, जो भी ब्रिवरेज होंगे या जो भी जो देखा जाएगा मिल्क होगा, उसका जो टेस्ट है वो तनिक भी बदलता नहीं है। इसलिए पॉस्चराइजेशन, आप देखते हैं ना थैली वाला दूध जो होता है उसमें लिखा था पॉस्चराइज्ड मिल्क। पॉस्चराइज्ड मिल्क का मतलब क्या होता है, ये लंबे समय तक क्या है, जो दूध है वो सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि कब बना था, कब निकला था, कब वो आया फैक्ट्री से, कब वो दूध थैली में आया, थैली होने के बाद किस तरीके से क्रेट से आया, कैसे आपके बगल वाली दुकान पे आया, फिर फ्रिज में रखा हुआ था, फिर आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन दूध खराब नहीं होता है। तो याद रखेंगे यह पॉस्चराइजेशन के कारण ऐसा होता है। स्टोरेज एंड द पैकिंग। ड्राई फ्रूट्स एंड द मेनी वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड एयर टाइट, एयर सील्ड कंटेनर्स। The absence of the air prevents the growth of the bacteria और फंजाई। कई बार आप देखो ड्राई फ्रूट्स, उसका एकदम जो पैकेट होता है एकदम टाइट होता है, एकदम जैसे कहता पत्थर हो उस तरीके से। अखरोट का आप निकाल के देखिएगा एकदम टाइट होगा, उसमें एक पिन डालिएगा तो उसके अंदर हवा चली जाएगी, तब वो क्या हो, पैकेट लूज हो जाएगा। जब एयर टाइट रहता है, जब उसमें एयर नहीं होता तो उसमें बैक्टीरिया और फंजाई का ग्रोथ नहीं हो सकता, वो सुरक्षित रहेगा, लंबे कालखंड तक जो है कहता है वो खाद्य जो है, ड्राई फ्रूट जो है वो बना रहेगा, क्योंकि उसकी पैकिंग जो है इस तरीके से एयर टाइट हुई है, एयर टाइट जार में रखा गया, एयर टाइट पॉलिथीन के अंदर उसको टाइट किया गया। तो यह चीज़ें ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ध्यान रखेंगे, हमारे इन्वायरमेंट में सर्वाधिक यदि कोई गैस यदि है 78%, 78% यदि गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। लेकिन यह नाइट्रोजन गैस जो है वह पौधे जो हैं इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पौधे जो हैं नाइट्रोजन का यूज़ जो है नाइट्रेट फॉर्म में करते हैं। ठीक है, नाइट्रेट फॉर्म में करते हैं, नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। द नाइट्रोजन साइकिल इज ए biochemical cycle in which the nitrogen is converted into the various chemical form in the circulates the among the atmosphere and the terrestrial and the marine ecosystem। यह terrestrial होगा और साथ में देखा जाएगा कि जो भी आपका
मेराइन इकोसिस्टम होगा उसमें यह नाइट्रोजन साइकिल जो है देखी जाती है, जिससे कि कितना पौधे जो है वो नाइट्रेट फॉर्म को लेकर के अपना जो है प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो उसको देखेंगे। अब देखेंगे कि एक जो होता है, मैंने कई बार बताया है, फर्स्ट चैप्टर में बताया था, सेकंड में बता रहा हूँ कि यह जो है जो दाल वाली फसल होती है उसके जो है रूट के नोड्यूल्स में, जो रूट की जो गांठें होती हैं उसके अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया का काम क्या होता है, बात समझेंगे इसको। इसका काम क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन को क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट फॉर्म में। किसमें? नाइट्रेट फॉर्म में कर देता है। तो याद रखेंगे यह नाइट्रेट फॉर्म जो होता है वो पौधे के लिए सुटेबल होता है, इसको पौधा जो है अब्जॉर्ब कर लेता है। तो यह जो रूट नोड्यूल्स यहाँ बना हुआ है इसके अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। वह बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस फॉर्म में? नाइट्रेट फॉर्म में, Na2 फॉर्म में क्या है, कन्वर्ट करता है, जिसके द्वारा पौधे जो है उस नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। यह बात ध्यान रखने की है। नेक्स्ट इसके बाद नाइट्रोजन साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल। ये 3 नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। तो देखेंगे कि कहाँ से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वह क्या है, वह जो है यहाँ से लिया, लाइटनिंग हुई और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो लिया। फिर क्या, बैक्टीरिया इज टर्न इन द फिक्स्ड नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड, और ये क्या, कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब इससे क्या हुआ, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द गैसियस नाइट्रोजन, और उससे क्या फॉर नाइट्रोजन बनता है। मतलब कहने का है कि जो कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल होगा उससे क्या होगा, पौधे जो होंगे उसको यूज़ करेंगे, पौधे जो होंगे उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और यहाँ क्या, जो पौधे यूज़ करेंगे, पौधे जो यूज़ करके अपने को बनाए, वो क्या होगा, एनिमल के द्वारा ईट किए जाएंगे। मतलब क्या हुआ, जो पत्तियां होंगी, फल होगा, फूल होगा, वो एनिमल यूज़ करेगा। एनिमल जब यूज़ करेगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड। मतलब क्या हो गया कि जो लैट्रिन है और जो यूरिन है उसको निकालेगा, और उस निकालने के बाद क्या होगा, नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन एंड द डेथ। जो नाइट्रोजन वेस्ट होंगे वो एक्सक्रीशन से जो निकलेंगे, उत्सर्जन के द्वारा निकलेंगे, या फिर किसी जीव जंतु का डेथ हो जाएगा, वह क्या होगा, कंपाउंड जो है, कंपाउंड नाइट्रोजन इन द सॉइल बनेगा, जो सॉइल के अंदर आएंगे और फिर क्या होगा, इसको यूज़ करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, एन जो होता है, वह यूज़ नहीं होता है। वह किसके द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम है, उसके द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन फॉर्म में, मतलब नाइट्रेट फॉर्म में। और उस नाइट्रेट फॉर्म को क्या है, सॉइल में छोड़ा जाता है। उससे क्या है, पौधे यूज़ करते हैं, पौधे से एनिमल यूज़ करता है, एनिमल से क्या है, वेस्ट निकलता है, वेस्ट से क्या होता है, फिर वो सॉइल में मिलता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल। फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझ लें अच्छे तरीके से। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो 78% वह फालतू है, किसी के भी यूज़ में नहीं है। उसको यूज़ कौन करेगा, उसको दाल वाली फसल का राइजोबियम, या फिर क्या है, जो लाइटनिंग होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है, इसके माध्यम से सॉइल के अंदर नाइट्रेट फॉर्म में परिवर्तित होता है। एक बात याद रखना, हमेशा नाइट्रोजन का यूज़ पौधे जो है हमेशा नाइट्रेट फॉर्म में करते हैं। फॉर्म का मतलब कैसे करेंगे, अब हमको कोई मम्मी खाना दे दें, चावल दे दें, दाल दे दें, एक मुट्ठी कच्ची आलू दे दें, लौकी काट के दे दें, कहते थाली में लो खा लो, नहीं, हम ये कच्चे फॉर्म का खाना नहीं खा सकते। हमें क्या, पके फॉर्म में खाना चाहिए, मतलब भोजन पका होना चाहिए। उसी तरीके से नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में होना चाहिए, तभी पौधे यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, जब मिट्टी के अंदर जब ये आएगा नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में, तो क्या होगा, प्लांट यूज़ कर लेगा। जब प्लांट यूज़ कर लेगा तो प्लांट खूब बड़ा होगा, फल फूल आएंगे खूब, उसके अंदर क्या है, अमरूद, सेब, अनार, भिंडी, गोभी, बैगन इत्यादि खूब आएगा। एनिमल इसको यूज़ करेगा, मतलब हम खाएंगे, जीव जंतु खाएंगे, और जब हम खाएंगे तो क्या होगा, एक्सक्रीशन करेंगे, पेशाब करेंगे, पॉटी करेंगे, वो क्या होगा, वो जो है फिर वो क्या, किसी तरीके से जा करके जो है मिट्टी में मिलेगा, या जीव जंतु की डेथ होगी तो वो मिट्टी में मिलेगा, फिर वहाँ से नाइट्रेट जो होगा
NO2 फॉर्म में जो होगा वो पौधे जो हैं फिर इसको यूज़ करेंगे और फिर बनाएंगे। यह प्रक्रिया जो है वह नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है। क्लियर हो गई बात? दिमाग में बना रहेगा, ध्यान में रहेगा, ध्यान रहे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस टू द एटमॉस्फेरिक ऑफ द into compounds of nitrogen which can be used by the plant is called nitrogen fixation। ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पौधे के यूज फॉर्म में ले आता है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। द नाइट्रोजन गैस इज द फ्री नाइट्रोजन वेयर एज द नाइट्रोजन कंपाउंड आर सेट टू बी ए फिक्स्ड कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड। द नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेरिक कैन बी फिक्स्ड। किसके द्वारा फिक्स्ड होती है? बाय सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। एक बात, बाय द राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट, जो मैंने आपको अभी सिखाया। फिर उसके बाद क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है उसके द्वारा होता है। बाई जो क्या है? लाइटनिंग के द्वारा होता है, उसके द्वारा होता है। इन सब के द्वारा क्या हुआ है? नाइट्रोजन बिकम कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट फॉर्म। नाइट्रेट फॉर्म याद रखना बेटा, पौधे हमेशा नाइट्रोजन का यूज नाइट्रेट फॉर्म में ही करते हैं, ध्यान रहे। द नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम इज लिव इन द रूट नोड्यूल्स लेगुमिनस प्लांट। Some nitrogen fixing bacteria live freely in the soil, whereas other nitrogen fixing bacteria live in the root nodules of the leguminous plant। मैंने आपको बोला जो कि दाल वाली फसल होता है उसके अंदर कहता है, उस नोड्यूल्स के अंदर होते हैं, जो कि क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या है? नाइट्रेट फॉर्म में परिवर्तित करते हैं। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसको BGA कहते हैं। यह क्या? बायो फर्टिलाइजर के नाम पे भी यूज़ होता है। मान लो चावल का खेत है, चावल के खेत में खूब पानी भर दिया गया और क्या ब्लू ग्रीन एल्गी उसके अंदर डाल दिया गया, तो क्या होगा? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और पैडी को, चावल की जो फसल है उसको क्या? खूब नाइट्रोजन प्राप्त होगा। ये बात ध्यान रहे। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत अच्छे समझेंगे एक एक चीज। एल्गी, एल्गी, एल्गी क्या है? ग्रीन प्लांट्स है। यह प्लांट जो है अपना ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स, यह क्या है? एक ऐसा केमिकल है जो कि केवल बैक्टीरिया पर क्या है? एक्शन करता है और हमको रोग मुक्त करता है। एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ क्या होता है? जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ है, जो बाहर से आएगा वो एंटीजन कहलाएगा, और जैसे ही एंटीजन आएगा एंटीबॉडी उससे लड़ करके कहता है हमें रोग मुक्त रखती है। तो एंटीबॉडीज़ जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही अनिवार्य है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम बना रहता है। बैक्टीरिया क्या है? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोफिलस है और यह पैरासाइट होता है। नेक्स्ट याद ध्यान रखेंगे। कैरियर्स क्या है? जो हमारे शरीर में, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है मलेरिया से पीड़ित है और वो घूम रहा है, वो क्या? कैरियर्स कहलाएगा। मैं यहाँ पे स्कूल में हूँ, मैं मालूम चला घर पे हूँ, मैं कहीं बाजार में हूँ और कोई मच्छर यदि वो काट के भाग गया, वो वेक्टर कहलाएगा और मैं क्या? उस रोग का कैरियर कहलाऊंगा। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है? जो क्या है? फैलने वाली जो रोग होते हैं उनको कहते हैं। फर्मेंटेशन क्या है? यह जो प्रक्रिया जो है इसको कहते हैं किण्वन, किण्वन बोलते हैं। यह फंगस ईस्ट के द्वारा होता है। यह क्या है? इसके द्वारा शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड जो है CO2 गैस इससे बनती है। फंजाई क्या है? एक क्लोरोफिलस जो है वो जीव है जो कि क्या है? सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है और अपना भोजन जो है वो दूसरे पौधे से, डेड डिके पौधों से निकाल लेता है। लैक्टोबैसिलस क्या है? वो जो ऐसे लंबे लंबे जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? जो ऑर्गेनिज्म हमारे नेकेड आई से न दिखाई दें, जिनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ जाए, उसको क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फिर क्या है? नाइट्रोजन साइकिल मैंने बता दिया कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78% है उसका यूज़ कोई नहीं करता है, पौधे जो है नाइट्रेट फॉर्म का करते हैं, तो वो क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंतर्गत नाइट्रेट फॉर्म में बनता है। फिर क्या? पॉस्चराइजेशन क्या है? मिल्क को लुईस पॉस्चर ने इस प्रक्रिया को खोजा था और इसमें क्या है? दूध को गर्म करना और फिर तुरंत ठंडा कर देना, इससे क्या सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, उसको पॉस्चराइजेशन कहते हैं। पैथोजन क्या है? जो पैथोजन जिसको कहते हैं जो कि रोग जो है उत्पन्न करे उसको पैथोजन बोलते हैं। प्रिजर्वेशन क्या है? जब हम साल्ट के द्वारा, शुगर के द्वारा, केमिकल के द्वारा और साथ में क्या है? कई ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा हम खाद्य
पदार्थों को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखते हैं तो क्या उसको प्रिजर्वेशन कहते हैं। प्रोटोजोआ क्या है? यह एक सूक्ष्म जीव है जो कि तालाब में जो पाया जाता है, और इसका प्रोटोजोआ का बेस्ट एग्जाम्पल जो देखा जाता है प्लाज्मोडियम है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सब प्रोटोजोआ कहलाते हैं। राइजोबियम क्या है? यह बैक्टीरिया है जो कि क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, और ये जो है कहाँ पाया जाता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जो है वो किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए हमें बचाती है, हमें एक्वायर्ड जो करती है उससे हमें सुरक्षित करती है। वैक्सीन के बारे में हमें सबको पता है कि हम लोगों ने कोरोना की भी वैक्सीन लगाई है, और साथ में क्या है, रेबीज़ की भी है, पोलियो की भी है, टीबी की भी है, ये सब चीज़ें क्या है वो वैक्सीन के अंतर्गत आती है। वैक्सीन जो है वायरल डिजीज़ के लिए प्रभावी होती है। नेक्स्ट है वायरस। क्या है? वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग है, वो क्या है? वायरस है। और ईस्ट क्या है? ईस्ट जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल एक फंगस है जिसके माध्यम से यूनिसेलुलर होता है, जिसके माध्यम से जो है ब्रिवरेज बनने का, फर्मेंटेशन होने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो ये जो है ऑल अबाउट द कीवर्ड्स हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आज जो है हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, मतलब क्या हुआ, जो सूक्ष्म जीव हैं वो मित्र भी हैं और साथ में दुश्मन भी हैं। इन चैप्टर को मैंने बड़ी भली भांति विस्तृत जानकारी दी है। इसको बैठ करके एनसीईआरटी से अक्षरशः पढ़ेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे और कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएंगे हमको कि कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। खूब बच्चे देखते हैं, हज़ारों बच्चे देखते हैं, लेकिन कमेंट क्यों नहीं करते? क्या कमेंट करने में डर लगता है क्या? कमेंट करा कीजिए, यही से हम लोग को प्रेरणा मिलती है और अच्छा काम करने की किताब जो है मन में चाह होती है कि हम और अच्छी अच्छी चीज़ें खोज के लाएं और आपको पढ़ाएं और आपको जानकारी दें। तो आज फिर एक बार कह रहा हूं, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और जो भैया हमारी टीचिंग को अच्छा लग रहा है, मैनेज कर रहे हैं, वो क्या अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स को ज़रूर भेजेंगे। और कभी भी यदि ये लिंक यदि मिले उसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे ज़रूर लगाएंगे। यही छोटा सा सहयोग मैं आपसे चाहता हूँ कि जब आप हमसे साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए केवल इतना सा काम करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर क्या है उसको शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सब कुछ खूब अच्छे से पढ़ें और तैयारी करें। जय भारत, जय देश।